हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी आपके खुद के ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सब लोग देखने को मिल जाएगा आप सभी को कि क्वेश्चन नंबर 11 से 20 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व करेंगे, जो रहेगा हमारी मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स भी लिखा गया है, हम लोग ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये है हमारा पार्ट 2 यूनिट 3 से। बेसिकली ये यूनिट 3 नॉर्थ ईस्ट स्टैटिस्टिक्स एग्जाम के सिलेबस से लिया गया है। लेकिन आप अगर कोई सा भी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके प्रिपरेशन को आप चेक भी कर सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करके। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन एमसीक्यू होगा और वहाँ इसका 4 चॉइस रहेगा आपके पास, आपको एक करेक्ट करना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग प्रिपरेशन लेते हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन के थ्रू प्रिपेयर करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट को सॉल्व कैसे करना है एग्ज़ाम पे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे भी पहले हम लोग देखेंगे कि ये यूनिट मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। ये हमारा यूनिट 1 था और ये हमारा यूनिट 2 था। यूनिट 2 से यूनिट 1 से इसमें से 35 क्वेश्चन, इसमें से 30 क्वेश्चन, और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये यूनिट 3, इसमें से हम लोग करेंगे 30 MCQ क्वेश्चन। आज है पार्ट 2। इसी में से हम लोग को देखने को मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ से हम लोग देख रहे थे कि क्वेश्चन पहले हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को कवर करेंगे। तो आप लोग अगर थोड़ा बहुत प्रिपरेशन ले चुके होंगे तो आप क्वेश्चन को पॉज करके खुद आंसर करने की कोशिश कीजिए। यह है आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज मेमोरीलेस। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हमारे मेमोरीलेस प्रॉपर्टी को शो करता है। बेसिकली आपका हमारे कंटिन्यूअस के केस में एक्सपोनेंशियल जो होता है वही मेमोरीलेस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और डिस्क्रीट के केस में हमारे पास जो जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारे मेमोरीलेस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। याद करके रखने की चीज़ है, रिजल्ट है। और एक्चुअली मेमोरीलेस प्रॉपर्टी क्या है, कि अगर आप सोच लेंगे कोई रैंडम वेरिएबल एक्स है आपके पास, जैसे कि हम सभी को पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मैं थोड़ा बोल देता हूँ। पी ऑफ ए गिवन बी का मतलब होता है कि बी इज ऑलरेडी हैपेंड, नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मतलब बी आपका ऑलरेडी हो चुका है, आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालना होता है। तो इस तरह के केस में भी आप देखेंगे कि एक्स ऑलरेडी एस टाइम कवर कर चुका है। कुछ सोच लीजिए कोई ट्रेन आने वाला है, ऑलरेडी ये 50 एक्स मतलब कोई ट्रेन आने वाला है, आने का टाइम ऑलरेडी ये एस मतलब 15 मिनट ऑलरेडी वेट कर चुका है। अब ये तो ऑलरेडी कर चुका है क्योंकि ये बी के पोजीशन में है ना, तो ये ऑलरेडी कवर कर चुका है। अब आपको देखना पड़ेगा कि ये एक्स और एस प्लस एस टाइम वेट करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो ये किसके बराबर बन जाता है, ये एग्जैक्टली आपके एक्स टी टाइम को क्रॉस कर चुका है उसके बराबर बन जाता है। कि एस ऑलरेडी कवर कर दिया है ना, और एस ऑलरेडी कवर कर दिया है, वो उसका कोई इफेक्ट नहीं रहता है, वो भूल जाता है कि हमारा एस ऑलरेडी कवर किया गया है। तो ये भूलने की जो प्रॉपर्टी है ना, वही यहाँ पे मेमोरीलेस के हिसाब से दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिए, द मोड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे नॉर्मल हमारा म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। तो हम सबको पता है एक्स अगर नॉर्मल विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर फॉलो कर रहा है, तो ये मीन हो, चाहे मीन लिख लीजिए, मीडियन लिख लीजिए, मोड लिख लीजिए, कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सब म्यू ही होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। द सम ऑफ इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल विथ K1 एंड K2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। हम आपका फ्रीडम फॉलोज हुईच डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि एक्स अगर आपका देखेंगे ना नॉर्मल विथ मीन आपका म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर फॉलो करता है, तब आप अगर नोटिस करेंगे कोई एक जेड वेरिएबल अगर आप लोग ले लेते हैं जो होगा आपके एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा के बराबर, तो ये फॉलो करेगा स्टैंडर्ड नॉर्मल को, तो उसका मीन एंड वेरिएंस चेंज हो जाता है 0 1। आप अगर आप इस वेरिएबल इस जेड का स्क्वायर ले लेते हैं, तो जेड का स्क्वायर लेने पे आपको क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा इसका होल स्क्वायर। ये क्या फॉलो करता है, ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को फॉलो करता है। अब यहाँ से अगर आप समेशन ऑफ जेड
स्क्वायर लेंगे ना, समेशन मतलब जेड आई दे रहा हूँ मैं यहाँ पे आई इक्वल्स टू 1 to n, तो इस तरफ समेशन लिया है तो इस तरफ भी समेशन लिया जाएगा। समेशन ओवर एक्स आई माइनस से म्यू आई डिवाइडेड बाय अगर आपके पास सिग्मा आई होल स्क्वायर है तो ये फॉलो करता है काई स्क्वायर n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आपको याद करके रखना है, ये सारा हर एक पॉइंट आपका रिजल्ट रहेगा, आप इसको ही नोट डाउन करेंगे और वही आपका एग्जाम में बेसिकली पूछा जाता है। अब सवाल दिया गया है सम ऑफ इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल, मतलब अगर आपका कोई जैसे यहाँ पे जेड आई स्क्वायर है ना, अगर Z1 स्क्वायर आपका फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड Z2 स्क्वायर फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर, और Z1 Z2 मतलब दो अलग अलग Z1 और Z2 ले लेता हूँ, फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर K1 क्वेश्चन के हिसाब से K1 और दूसरा K2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोला गया है। तो आपका इन दोनों का सम, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल का सम, तो आपका क्या रहेगा कि Z1, इसको स्क्वायर ना पकड़ के Z1 Z2 पकड़ लीजिए कि Z1 फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर K1, Z2 फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर K2, तो आपका इसका सम डेफिनेटली Z1 प्लस Z2 होगा और फॉलो क्या करेगा काई स्क्वायर, उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी ऐड हो जाता है K1 प्लस K2, इसको एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये क्या फॉलो करेगा, उसका सम हमारा दोबारा से काई स्क्वायर फॉलो करेगा और उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम K1 प्लस K2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें पता है अगर x, यहाँ पे 3 कंडीशन दिया गया है, ये तीनों कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके आपको बोलना होगा कि ये हमारा बाइनोमियल कौन से डिस्ट्रीब्यूशन पे कन्वर्ज हो जाएगा। यूजुअल प्रॉपर्टी ये हर एक को पता होना चाहिए। अगर x एक रैंडम वेरिएबल फॉलो करता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n एंड p, अगर आपका x बाइनोमियल फॉलो करता है और आप इसके ऊपर 3 और कंडीशन यूज़ करेंगे। कंडीशन में यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आपका ये n बहुत लंबा हो जाता है, मतलब n बहुत ज़्यादा हो जाता है, n टेंस टू इन्फिनिटी बहुत बार, तो दूसरा कंडीशन ये जो प्रोबेबिलिटी p है, अगर ये ऑलमोस्ट 0 के आसपास हो जाए, बहुत छोटा, अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन क्या है हमें पता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होता है ये np। तीसरा कंडीशन जो है हमारा np अगर आपका 0, np अगर आपका लेमडा हो जाता है, तो ये तीनों केस में अगर ये तीनों आप किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, बाइनोमियल के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विथ पैरामीटर लेमडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आई होप सबको याद भी है। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर हमारा 15। यहाँ पे दिया गया फॉर ए स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल z आपका p-1 से +1। तो हमें पता है अभी हम लोगों ने देखे हैं x फॉलोज नॉर्मल विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तब अगर आप z लेंगे ना, z क्या फॉलो करता है, z हमारा इस तरह से लिखा जाता है कि x माइनस म्यू बाई सिग्मा, ये क्या फॉलो करता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो ये इस z के बारे में बोला गया है कि फॉर ए स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल z, ये z उसका प्रोबेबिलिटी z अगर -1 से +1 है तो उस एरिया का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला। तो हम लोगों को एक चीज़ पता है, अगर ये z का लाइन होता है ना तो ये -∞ टू +∞ तक रहता है और हम लोगों को मिल जाता है एक सिमेट्रिक कर्व, और सिमेट्रिक कर्व के बीचों बीच हमें मिल जाएगा 0 और ये लेफ्ट साइड में -1, इस तरफ +1। ये टोटल एरिया हमारे पास, ये टोटल एरिया को आप अगर देखेंगे तो ये टोटल एरिया आपका 1 हो जाता है, यहाँ से लेके पूरा कर्व, ये z का लाइन और ये प्रोबेबिलिटी कर्व का लाइन दोनों के मिला, दोनों के अंदर जो एरिया है ये टोटल हो जाता है हमारा 1 बाय यूजिंग द प्रोबेबिलिटी कंडीशन। अब आपको पूछा है क्योंकि ये z प्रोबेबिलिटी एरिया है तो आपको पूछा है ये -z, ये तो z का लाइन है, ये -1 से लेके z आपका अगर +1 तक होगा तो ये कितने एरिया को कवर करता है। तो ये रिजल्ट आप अगर चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, गेट नेट स्लेट, तो आप इसको याद करके रखना होगा कि ये आपका 1 में से ना 0.68
एरिया को कवर करता है। आप अगर ये टोटल को अगर 100% पकड़ लेंगे, 100 पकड़ लेंगे तो ये 68% ऑफ एरिया को कवर कर देगा। तो हमारा कौन सा करेक्ट रहेगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ओके, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट पॉइसन रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज पॉइसन लैम्डा 1, वाई फॉलोज पॉइसन लैम्डा 2। तो अगर इन दोनों का सम लेंगे तो आपका कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, वही पूछा है। तो इजी देखेंगे, एक्स अगर आपका पॉइसन लैम्डा 1 होता है और वाई फॉलोज आपका पॉइसन लैम्डा 2, इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे प्लस एक्स प्लस वाई हो जाता है। वो पॉइसन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 को फॉलो करता है। ये कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया गया है? एडिटिव, आपके एडिटिव प्रॉपर्टी को यूज़ किया गया है। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इस तरह से हमारा पॉइसन विथ पैरामीटर क्या हो जाता है? देखिए पैरामीटर यहाँ पे लैम्डा 1 था, यहाँ पे लैम्डा 2, यहाँ पे तो इस क्या मीनिंग हो जाएगा? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। तो ये दोबारा से पॉइसन फॉलो करेगा विथ पैरामीटर लैम्डा 1 लैम्डा 2। एक चीज़ आप लोगों को याद करके रखना है अलॉन्ग विथ दिस वन, क्या है कि अगर x फॉलो करता है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n, p1 और y फॉलो करेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n, p2, तब आप याद करके रखेंगे कि x प्लस वाई आपका फॉलो नहीं करेगा। मतलब x प्लस वाई आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n, ये p1 प्लस p2 नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे देखा गया है कि पॉइसन हमारा एडिटिव को फॉलो करेगा, लेकिन ये बाइनोमियल जो है ना एडिटिव को आपका फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, आपको ये चीज़ याद करके रखना है कि ये हमारा फॉलो नहीं करेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। आई होप एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है आप लोगों को। कुछ भी डाउट रहने से कमेंट करके बोल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, द PDF ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर अल्फा बीटा। देखिए बीटा डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है ना, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा दिया गया है। नॉर्मली बीटा डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या हो जाता है कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर रेंज 0 से 1 का मीनिंग होता है कि आपको दिया गया है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फास्ट काइंड। दो तरह के बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, आप रेंज के ऊपर देखेंगे। अगर x 0 से 1 दिया गया है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फास्ट काइंड, अगर आपका x का रेंज 0 से लेके इन्फिनिटी दिया गया है तो हो जाता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड। याद करके रखना है। तो हमारे पास फास्ट काइंड का फॉर्मूला क्या है? फास्ट काइंड का फॉर्मूला है इस तरह से कि हमारे पास बन जाएगा x टू द पावर अल्फा माइनस 1 माइनस x टू द पावर बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये बीटा अल्फ़ा, ये बीटा हो जाएगा बीटा अल्फ़ा कोमा बीटा। तो इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये सेकंड काइंड का जो फॉर्मूला है ना, ये फास्ट काइंड का फॉर्मूला है। तो सेकंड काइंड के लिए आप क्या याद करके रखेंगे कि अगर आपका x फॉलो करता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड में लिख रहा हूँ u और v, तो इसका PDF फंक्शन कैसा हो जाएगा? इसका PDF फंक्शन f ऑफ x आपको इस तरह से मिलेगा कि बीटा हमारे पास ये u, v होगा और यहाँ पे x टू द पावर u माइनस 1 और यहाँ पे 1 प्लस एक्स टू द पावर u प्लस v हो जाता है। और x का क्या रेंज रहता है आपका? डेफिनेटली u भी जो होगा ना वो ग्रेटर देन 0 होगा और x का रेंज रहेगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से हमारा इस तरह से हमारा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड है। दोनों याद करके रखना होगा, कब कौन सा पूछ ले। इसका मीन वेरिएंस भी आप लोग याद कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है द वेरिएंस ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ शेप अल्फा एंड रेट बीटा। गामा डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखेंगे ना, दो तरह के गामा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक है गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ 2 पैरामीटर और दूसरा है हमारा गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 पैरामीटर। तो यहाँ पे गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि 2 वेरिएबल दिया गया है ना, एक शेप को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा रेट को। तो इस तरह से अगर आपका x फॉलो कर रहा होगा गामा विथ पैरामीटर अल्फा बीटा, तो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मतलब मीन ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है? अल्फा बाई बीटा स्क्वायर। तो आप इसको याद करके रखेंगे। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया है कि आपका क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है और किस तरह से रिजल्ट को याद करके रखना है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है PDF ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन।
द PDF ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद शेप पैरामीटर अल्फा एंड द रेट पैरामीटर बीटा। जो अभी अभी हमने जिसका वेरिएंस देखा था ना, उसी को ही ये लोग पूछ रहे हैं कौन सा आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे अगर x फॉलो कर रहा है आपका गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर अल्फा बीटा, तो f ऑफ x क्योंकि कंटिन्यूअस है तो f ऑफ x हमारे पास किस तरह से आ जाएंगे, f ऑफ x आ जाएंगे बीटा टू द पावर अल्फा बाई गामा अल्फ़ा। याद करके रखना है, बीटा टू द पावर अल्फ़ा बाई गामा अल्फ़ा ई टू द पावर माइनस यहाँ पे हो जाएगा बीटा एक्स और ये एक्स टू द पावर अल्फ़ा -1। रिलेट कैसे करेंगे, पहले सेकंड पैरामीटर टू द पावर फर्स्ट पैरामीटर यहाँ पे हो जाएगा, जो वाला पावर में रहेगा वो गामा के अंदर चला आएगा। और सिर्फ देखिए हर एक के लिए आप अच्छे से देख पाएंगे कि आपका अल्फ़ा कितनी बार यूज़ होता है। पहला वाला पैरामीटर 1 2 3 टाइम्स यूज होता है और सेकंड वाला पैरामीटर 1 और 2 टाइम्स यूज होता है। तो आप इस तरह से खुद को बार बार इसको प्रैक्टिस करके ना याद कर सकते हैं कि कौन सा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ज़रूरी है, आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे ना तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया है फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका दिया गया है z लेस देन और इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने अभी अभी देखा था x अगर नॉर्मल विच मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर फॉलो करता है तो हमारे पास क्या हो जाता है कि अगर आप z कुछ ऐसा ले लेते हैं कि x माइनस म्यू बाई सिग्मा, तो ये हमारा दोबारा से नॉर्मल फॉलो करेगा लेकिन मीन वेरिएंस चेंज हो जाएगा और उसको इस नोटेशन पे लिखा जाता है n01 और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने अभी देखे थे कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन z स्टैंडर्ड फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। तो मैंने ये सोच लिया है कि ये नंबर लाइन जो होगा ये z का है और हम लोग यहाँ पे कोई सिमेट्रिक एक शेप मिल जाएगा हम लोगों को। सिमेट्रिक होने का मतलब है अगर आप लोग लेफ्ट के और देखेंगे ना -∞ टू +∞ रेंज रहता है कि यहाँ से लेके -∞ टू 0 तक जो वैल्यू आएगा 0 से लेके +∞ तक सेम वैल्यू आएगा। क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी रीजन रहता है तो इसका टोटल एरिया 1 हो जाएगा कि और z के वैल्यू 0 से नीचे क्योंकि सिमेट्रिक है 0 से नीचे क्या हो जाएगा 0.5 और 0 के ऊपर रहेगा 0.5। तो दोनों मिला के हमें 1 मिल जाएगा। एग्जैक्टली क्या पूछा है, एग्जैक्टली पूछा है कि प्रोबेबिलिटी एरिया निकाल दो हमारा -∞ से कहाँ से -∞ से x और लेस देन और इक्वल टू ये 0 तक। तो इसका मीनिंग ये हो जाता है कि z हमारा 0 से नीचे आप कहाँ तक जाएंगे -∞ तक। तो ये एरिया निकाल दो, ये क्या रहेगा 0.5 रिजल्ट है, याद करके रखना है, इजीली याद रह जाएगा। तो आई होप आपको इसका समझ में आ गया है। आप अगर यहाँ तक पहुँच गए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। अगेन थैंक यू।